नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुर्खियां अखबार की। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। हर रोज की तरह तमाम खास खबरों को लेकर हम इसी वक्त हाजिर होते हैं, जिसके जरिए तमाम खास खबरों को हम आप तक बहुत सरल भाषा में पहुंचा सकें। चाय की चुस्की का आप लुत्फ उठाएं और तमाम खास खबरों को बहुत सरल अंदाज में हमसे समझ पाएं। आपके साथ मैं दीपिका। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए, ईमेल से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईस्ट ऑफ कैलाश, तो फिलहाल आपको बता दें, ईस्ट ऑफ कैलाश डीपीएस स्कूल को धमकी दी गई। देखिए, स्कूलों की सूची भी कुछ बताए जा रहे हैं। कुछ नाम है, सलवान स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है, जिन्हें धमकी मिली है। धमकी के बाद खाली करा लिए गए हैं स्कूल। एहतियातन दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है और इस धमकी के बाद एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल। अब तमाम अभिभावक और पेरेंट्स के बीच डर का माहौल। दिल्ली के स्कूल्स को एक बार फिर से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, इससे पहले 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दिल्ली के तमाम स्कूलों को दी गई थी। इससे पहले आपको याद होगा, लगभग 200 स्कूल थे जो कि मई में ऐसी धमकी मिली गई थी। देखिए, लगातार ऐसी धमकी आ रही हैं। इससे पहले जो धमकी मिली थी उसमें कहीं ना कहीं पैसों की मांग की गई थी। 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की गई थी। और अब देखिए, एक बार फिर से अल सुबह ये वापस से दिल्ली के तमाम स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए वापस से ये धमकी दी गई है। तो देखिए, धमकी मिलने के बाद एहतियातन स्कूल्स को खाली करा लिया गया है। सलवान स्कूल, मॉडर्न स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल को धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एक बार फिर से स्कूलों को धमकाया गया है और जाहिर तौर पर पेरेंट्स के बीच एक बार फिर से डर का माहौल। तमाम जो नामी गिरामी स्कूल है उन्हें चिन्हित किया गया है और वहां पर मेल भेजकर सनसनी फैलाने का काम किया गया। इस बीच देखिए, लगातार जांच जारी है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से धमकी देने वाले की मंशा क्या है। लेकिन चूंकि धमकी मिली है, इसलिए एहतियातन स्कूलों को खाली करा लिया गया है। पड़ताल फिलहाल की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर ये जो ईमेल है ये कहां से आया, इसका सोर्स क्या है, इसकी मंशा क्या है। जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है। एक डर का माहौल भी अभिभावकों के भीतर हो गया है। देखिए, आए दिन इस तरह की धमकी मिल रही है और देखिए, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो मेल भेजा जा रहा है उसका मकसद क्या है। इससे पहले देखिए, आपने देखा भी होगा कि जब 200 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी तब किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई थी। अब यहाँ पर जो इससे पहले मेल आया था, यानी कि 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, तब अमेरिकी डॉलर की मांग की गई थी। लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर मांगे गए थे। अब देखना ये होगा मोनिका कि लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, इन धमकियों को आखिरकार कैसे रोका जाएगा। हालांकि सरकार इस बाबत बहुत तत्पर है। और चलिए एक बार फिर से प्रोग्राम का रुख करते हैं और आपको खबर बताते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। तो महाकुंभ की कुशलता के लिए आज गंगा पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है। कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे जायजे के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज संगम पर जब पहुंचेंगे तब अमृतकाल लग चुका होगा। अमृतकाल के सिद्ध योग में वो मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन करेंगे। पूजन में उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 5500 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो शुरुआत आज से हो जाएगी। देखिए, महाकुंभ की कुशलता के लिए आज गंगा पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो किस तरीके से हर 12 साल के बाद तमाम जो देवी स्थान है उन पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कई मायनों में इस बार का जो महाकुंभ है वो खास है। देखिए, 2019 में किस तरीके से महाकुंभ हुआ था, इसके बाद अब अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी ने तमाम तैयारियों को पहले परखा। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र या फिर कहीं भी जाते हैं उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां का दौरा जरूर करते हैं। बाकी तमाम जो कमियां हैं उनको भी देखते हैं और निरीक्षण भी करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से आज कार्यक्रम रहेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। सभा करने के साथ 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसके पहले दिन बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के साथ प्रधानमंत्री मोदी
के कार्यक्रम की तैयारियों को जांचा परखा। और आपको ये भी बता दें 4 घंटे से अधिक समय तक पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में ही रहेंगे और संगम नोज पर संतों से वार्ता भी की जाएगी, जो कार्यक्रम में शुमार है। आपको बता दें गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत की जाएगी और प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण, अक्षय वट, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर में पूजन दर्शन का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाले इस स्थल का निरीक्षण किया है। अफसरों से भी पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली है। देखिए अमृतकाल के सिद्ध योग में ये कुंभ कलश की पूजा होगी। देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तब अमृतकाल लग गया होगा, जैसे कि आपको बता ही रहे थे। अमृतकाल के सिद्धि योग में वो मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का दान पूजन करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से लगभग सुरक्षा कर्मी हैं वो लगभग 7,000 की संख्या में तैनात किए गए हैं। कहीं कोई भी दिक्कतें ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। दैनिक जागरण में भी इस खबर को विस्तार से छापा गया है और यहाँ पर भी बताया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री कुंभाभिषेकम करेंगे और मोतियों से बना कुंभ कलश होगा। देखिए इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पूरे विधिवत तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। प्रधानमंत्री मंत्रोच्चारण करेंगे, तमाम पुजारियों के साथ विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ त्रिवेणी पूजन करेंगे। इसमें 21 मंत्र और श्लोक होगा। नारियल, चुनरी, केसरिया, चंदन, रोली, ये तमाम चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल होगा। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना होगी और प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वो 11 गलियारों और 29 मंदिरों के जीर्णोद्वार के साथ पुल, ओवरब्रिज, सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण भी करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, NHAI की परियोजना है, इन सभी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। जनसभा में वो स्वच्छता अभियान का श्री गणेश भी करेंगे। तो देखिए जाहिर हो जाता है जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है भारत में, तो पूरे अगर हम देखें प्रयागराज की पूरे संगम नगरी की सूरत बदल दी जा रही है। बात सिर्फ संगम तट की नहीं है, साफ सफाई की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के जरिए कर रहे हैं ताकि पूरे प्रयागराज में ये सुनिश्चित किया जाए, जब इतने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट वहां से पहुंच रहे हैं और ये आप जानते हैं बखूबी कि सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जाहिर है सड़कों का भी ध्यान रखा जा रहा है, ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं और ये तैयारी आपसे नहीं है, काफ़ी वक्त पहले से जो है वो शुरू हो चुकी हैं। युद्ध स्तर पर ये तैयारियां हो रही हैं, अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और कल जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो कुछ अफसरों को फटकार भी उन्होंने लगाई थी, जिस बाबत हमने आपको अपडेट भी किया था कि किस तरह से ये तैयारियां हो रही हैं और जो जो उनको चूक नजर आई, खामियां नजर आई, उन्होंने इस बाबत बातचीत की है। तो बहरहाल ये तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और बस महाकुंभ होने में कुछ ही वक्त बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उसके बाद जो वहाँ की दशा और दिशा होगी वो आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए भी, और जो लोग वहाँ पर्सनली पहुँच रहे हैं दीपिका, वो भी जाहिर तौर पर उसका लुत्फ उठा पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा आयोजन 12 साल में एक बार जब होता है, जाहिर सी बात है, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस तरफ होती है। देखिए स्पेशली हम कह रहे हैं कि रेलवे ने भी यहाँ पर अपनी अलग भूमिका निभाई, स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाई गई हैं। इसके अलावा यदि हम कुंभ का जिक्र करते हैं तो एक जब तक कुंभ चलेगा ना मोनिका, तब तक एक जिला ही उनको घोषित कर दिया गया है, एक जिले के तौर पर उसको जाना जाएगा जब तक कुंभ चलेगा। तो फिलहाल देखिए तमाम तैयारियां और ज़्यादा अच्छी करी गई हैं इस बार और भी इसे भव्य बनाने की तैयारी है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। संविधान दिवस पर लोकसभा में आज शुरू होगी 2 दिवसीय बहस। देखिए पीएम मोदी ने की रणनीतिक बैठक, शाह व नड्डा इसमें शामिल हुए हैं। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। तो फिलहाल देश में संविधान को अपनाए जाने के 75वें वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में आज लोकसभा में संविधान पर 2 दिवसीय बहस शुरू होगी। देखिए सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को बहस का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 16 दिसंबर को बहस की शुरुआत करेंगे। 17 को पीएम मोदी राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। लोकसभा के एजेंडे के अनुसार संविधान पर विशेष चर्चा प्रश्नकाल के बाद शुरू होगी। विपक्षियों से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए राज्यसभा में विपक्षियों से खड़गे बहस शुरू करेंगे। 2 दिवसीय बहस के पहले पीएम मोदी ने एक रणनीतिक बैठक की है जिसमें शाह व सिंह के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। देखिए शाह ने इससे पूर्व संसद स्थिति अपने कार्यालय में नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। तो संविधान पर लोकसभा में आज चर्चा होनी है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां
तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए स्क्रीन पे भी आपको हेडलाइन दिखा रहे हैं, संविधान दिवस है और उसके बाद लोकसभा में चर्चा होगी। देखिए हमने देखा कि संसद की कार्यवाही किस तरह से बार बार स्थगित हो रही थी, हंगामा किस तरह से बरप रहा था और एक बार फिर मौका है, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित तो किया जाएगा दीपिका कि यहाँ पर जो है बहस होगी। तो अब सियासी उफान आप देखेंगे कि किस तरह से देखने को मिलेगा। और इस खबर का जिक्र जो है ये मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में अखबार है, दैनिक जागरण में इसका जिक्र हुआ है। ये देखिए लोकसभा में आज से संविधान पर चर्चा में उफान पर होगी सियासी गर्मा गर्मी। तो सियासी गर्मा गर्मी हम लगातार देख ही रहे हैं और देखिए संसद के शीतकालीन सत्र में किस तरह से ये गर्मा गर्मी चल रही है। लोकसभा में संविधान की 75 साल की यात्रा पर शुरू हो रही बहस के दौरान ये उफान पर होगी। लोकसभा में संविधान की अब तक की यात्रा पर 12 घंटे की चर्चा होगी। शनिवार को चर्चा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे। चुनाव में संविधान की रक्षा को मुद्दा बनाने में कामयाब रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने विमर्श को नया मोड़ देने की तैयारी में है। राजनाथ सिंह जो है बहस की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको बताया, भाजपा ने राजग के सहयोगी दलों के नेताओं के जरिए भी संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस को निशाने पर रखने की रूपरेखा बनाई है। तमाम तैयारियां हो चुकी है, यानी कि लोकसभा में अदानी सोरोस मुद्दे पर 2 दिन पहले से चल रहा गतिरोध संविधान पर बहस कराए जाने के प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष में बनी सहमति के कारण ही खत्म हुआ। इस विशेष चर्चा का उद्देश्य संविधान अंगीकार होने की 75 साल की ऐतिहासिक यात्रा का सिंहावलोकन है। मगर शीतकालीन सत्र में दोनों पक्षों के बीच जिस तरह सियासी तलवारें खिंची हुई हैं, उसे देखते हुए संविधान पर बहस केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भाजपा संघ के कब्जे का आरोप लगाते हुए संविधान के मौजूदा स्वरूप पर गहराती चुनौतियों की लगातार उठाए जा रहे अपने सवालों को बहस के दौरान और तीखा करेगा। इसके अलावा देखिए भाजपा सरकार आपातकाल से लेकर अनुच्छेद 356 के कथित दुरुपयोगों से लेकर पुराने इतिहास को रेतते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और राहुल गांधी को तो हम देख ही रहे हैं, चुनावों के दौरान इस बात का जिक्र वो करते हैं कि संविधान खतरे में। और जब संविधान दिवस आ गया है तो किस तरह से विपक्ष इस बात को एक बार फिर भुनाएगा और एनडीए ने क्या तैयारियां कर ली हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए आप देख ही रहे हैं कि लगातार शीतकालीन जो सत्र है मोनिका, वो हंगामे की भेंट लगातार चढ़ रहा है। जो जनहित के मुद्दे हैं ना तो उन पर चर्चा की जा रही है, ना कुछ विचार विमर्श हो रहा है। हालांकि तमाम सांसदों से लगातार मुलाकात भी यहाँ पर ओम बिरला कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष समझ नहीं रहा। हालांकि आपको बता दें आज संविधान दिवस पर 2 दिन की चर्चा रखी गई। इस चर्चा में किस तरीके से शामिल हुआ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष दलों के नेताओं से संपर्क में है। कोशिश यही रहेगी कि विपक्ष चर्चा की शुरुआत से पहले राज्यसभा के सभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, जो नोटिस लेके आए हैं, उसको वापस ले ले। और यदि सरकार इस कोशिश में सफल हो जाती है तो चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप की जगह संविधान पर सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। अब देखना वही लाजमी होगा कि जो संविधान पर चर्चा होगी उसका लब्बो लुबाब आखिरकार क्या निकलकर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, लगातार 13वें दिन हंगामे की भेंट चढ़ी है राज्यसभा की कार्यवाही। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार हंगामा भी है बरप रहा है। पहले से अदानी और सोरोस जैसे मुद्दों पर गरमाया हुआ था। अब विपक्ष द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध लाए गए विश्वास प्रस्ताव ने और आंच दे दी है। विपक्ष जहां धनखड़ के विरोध पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष मजबूती से सभापति के साथ खड़ा हो गया है। इस तकरार में राज्यसभा की कार्यवाही कल कुछ मिनट ही चल पाई है और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग मसलों पर राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है। 13वें दिन में किस तरह से हंगामा बरपा है, कुछ मिनट ही कार्यवाही जो है राज्यसभा की चल पाई है, क्योंकि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ है, ऐसे में सत्ता पक्ष की मजबूती भी देखी और सभापति के साथ ही खड़े हो गए। जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे सवाल नहीं उठाया जा सकता है सभापति पर, तो जेपी नड्डा उनके पक्ष में बोले और विपक्ष जिस तरह से उनके अगेंस्ट खड़ा है वो कह रहा है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता और जो मसले जिनका विपक्ष सरोकार है या आम जनता से सरोकार है उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है संसद में। जाहिर सी बात है, देखिए लगातार चाहे सोरोस का मुद्दा हो जिस पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी हो, या अडानी का मुद्दा हो या फिर संभल का मुद्दा हो, लगातार आपको बता दें इन्हीं मुद्दों के बीच में पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट लगातार चढ़ रहा है। देखिए आपको बता दें राज्यसभा की कार्यवाही लगातार कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कार्यवाही
चल ही नहीं पा रही है। तो पूर्व पीएम देवगौड़ा बोले हैं, सभापति के खिलाफ खामियों से भरे अविश्वास प्रस्ताव से क्या मिसाल पेश करना चाहता है विपक्ष। देखिए, ये पहली मर्तबा है, यानी कि 75 साल में पहली मर्तबा है जब विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया हो। तो ये वाकई में बहुत निंदनीय है और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब सांसद सभापति के खिलाफ कुछ अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसकी कार्यशैली पर, उसकी कह सकते हैं कि उसके कर्तव्य निष्ठा पर सवाल खड़े करें, तो अपने आप में सवाल उठना लाजमी हो जाता है। देखिए, बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने कल किस तरीके से चीयर लीडर भी कह दिया था जगदीप धनखड़ को, तब यहाँ पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया था और लगातार जो सत्ता पक्ष ने इसको लेकर हंगामा किया था। तो राज्यसभा में हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित कर दिया। विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं सभापति। ये खड़गे पहले भी आरोप लगा रहे थे, अब भी, कि जो हम मुद्दे उठाने चाहते हैं उस पर बात नहीं करता। देखिए, पहली मत पानी, यदि हम देखें जगदीप धनखड़ की बात भी करें तो लगातार आपने देखा होगा कि तमाम सांसदों से लेकर उनकी बनती नहीं है। यहाँ चाहे वो आपको याद होगा कि जया भादुड़ी हो, तब भी वो ये बोल रहे थे कि देखिए, जया भादुड़ी की जब बात सामने आई थी, कहते देखिए तब भी उनसे उनकी बहस शुरू हो गई थी। जया भादुड़ी ने कहा था कि मेरा सरनेम ना लगाएं, मुझे जया भादुड़ी कहिए। तब भी यहाँ पर ये बात उठी थी कि आपको बात करने की सेंस नहीं है, तमीज़ है। तो फिलहाल ये तमाम जो बातें हैं, इन सबको एक साथ किया विपक्ष ने और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। बिल्कुल। और देखिए, सोनिया सोरेस रिश्तों से ध्यान भटकाने की साजिश है, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये जेपी नड्डा ने कहा है। हमारे उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है, जैसे कि हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन राज्यसभा में किस तरह से बीजेपी ने शून्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चीयर लीडर कहता है, उनकी मिमिक्री करता है। कांग्रेस बताती है क्यों नहीं कि सोनिया सोरोस का कनेक्शन है। नड्डा के बोलने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार उठकर बोलने की कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं पाए। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो देखिए, हंगामा तो लगातार हम देख ही रहे हैं और बृहस्पतिवार को भी यही हुआ है, लेकिन जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। उधर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोनिया सोरोस संबंधों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष को संसदीय परंपराओं पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सभापति पर जिस तरह की टिप्पणी की है वो अपमानजनक है। पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभापति को चेयर लीडर कहा गया है, जिस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से अपने संबंधों पर क्यों नहीं बोल रही है। सोनिया गांधी का क्या संबंध है, कनेक्शन क्या है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा। नड्डा ने कहा कि सभापति को जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपमानित किया है, भाजपा तो इस पर निंदा प्रस्ताव लाएगी। देखिए, कांग्रेस के जयराम रमेश का कहना है कि सदन में खड़गे को बोलने नहीं दिया गया है, ये कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष का अपमान है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में जब भी कोई मसला उठाता है, कोई मुद्दा उठाते तो सभापति सिरे से नकार देते हैं, किंतु सत्ता पक्ष को वो नहीं रोकते हैं। सोरोस के बारे में निराधार टिप्पणी कर संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि विपक्ष चाहता है कि संसद की कार्यवाही चले। तो देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सभापति बाइज्ड हैं, वो पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं और इसीलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जबकि सरकार का कहना है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, इसीलिए इस पूरे मामले का जो फोकस है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सभापति हैं वो बाइज्ड हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है, या फिर वो कांग्रेस पार्टी को या फिर विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। बहरहाल, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक देश एक चुनाव विधेयक पर कैबिनेट की मुहर, देखिए इसी सत्र में आएगा ये बिल। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट में मंजूरी मिली। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कैबिनेट के पास होने के बाद अब इस बिल को अगले हफ्ते संसद में
पेश किया जा सकता है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कानून की वकालत करते हुए कहा था कि लगातार चुनाव देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद ये फैसला आया है। इससे लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। ये सब 100 दिन के भीतर ही होगा। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार बात हो रही है और अब कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन करने वाला जो विधेयक है उसे मंजूरी मिल गई है। अब इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने अभी सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने वाले विधेयक को ही मंजूरी दी है। ठीक है, एक देश एक चुनाव के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी ने नगर निगम और पंचायत के चुनावों को भी साथ में कराने की सिफारिश की थी, लेकिन फिलहाल कैबिनेट ने इससे दूरी बना रखी है। ये भी बता दें कि सरकार की योजना विधेयक को अगले हफ्ते संसद में पेश करने की है। इसके बाद इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजा जा सकता है, जहां पर ये कोशिश की जाएगी कि सबका साथ मिल सके, सबका विमर्श मिल सके। इस बीच देखिए, कांग्रेस ने तो असंवैधानिक बता दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि विधेयक को संसद में रखे जाने पर हम जेपीसी को भेजने की मांग करेंगे, जहां हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस की स्थिति पिछले साल से स्पष्ट है, साफ है, जब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में 4 पन्नों का पत्र रामनाथ कोविंद को भेजा था। हालांकि देखिए दीपिका, सरकार तो खुद इस बात को कह रही है कि वो जेपीसी के पास इसे भेजेगी। हाँ। और कांग्रेस ये कह रही है कि आप जेपीसी के पास भेजिए, उसके बाद हम अपने जो विरोध है वो अपने तरीके से जताएंगे, क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बता दें इसके लिए जो काम है वो क्या जरूरी है, तो समझिए जरा कुछ पॉइंट्स में। अगर लोकसभा विधानसभा के चुनावों के साथ साथ नगर निगमों और पंचायतों के चुनाव भी कराने होंगे, तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी मिलना इसमें जरूरी है, लाजमी है। तो आप ऐसे बिल को पेश नहीं कर सकते, ऐसे बिल पास नहीं हो जाएगा। तो जो जरूरी चीजें उनको भी यहाँ पर आपको जो तमाम बैरिकेड्स है ना, उनको पार करना बहुत लाजमी होगा। दूसरी बात है, लोकसभा विधानसभाओं तक ही मामला सीमित रखने पर इसकी जरूरत नहीं होगी। तीसरा होगा, कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ने के लिए उचित तारीख चुनने की बात कही थी। तो इसके अलावा वह तारीख आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की होती है। अब आप समझिए, बहुत दिक्कतें हैं, कोई भी बिल ऐसे पास नहीं होगा। इसके अलावा आपको बता दें, उसके बाद भी जिन विधानसभा में चुनाव होते हैं उनके कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के मुताबिक तय करने की बात कही गई है। और लास्ट, इस तरह के सभी कार्यकाल एक से हो जाएंगे। अब देखिए, ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि यदि ये बिल पास हो जाता है और इस पर सहमति बन जाती है तो 2029 तक इसको लागू किया जाएगा। लेकिन क्या इस पर सर्वसम्मति और सर्वसहमति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। द भारत टाइम्स में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर पहले ही अपने कड़े तेवर दिखा चुके विपक्ष ने अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर सरकार को घेरने की एक और कोशिश की है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने यह नोटिस दिया है, जिसके लिए उन्होंने 60 विपक्षी सांसदों का समर्थन भी जुटाया। इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत लगभग विपक्षी दलों के सभी सांसद शामिल हैं। सभापति को दिए गए इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को विपक्षी सांसदों का भारी अपमान किया है। तो किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो अलग अलग तरीके से विपक्ष जो है वो अपना विरोध जाहिर कर रहा है और अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में देखिए, इससे पहले हमने देखा कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया है और अब जो है किरण रिजिजू निशाने पर आ गए विपक्ष के। उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर सरकार को घेरने की एक और कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने नोटिस दिया है, जिसके लिए उन्होंने 60 विपक्षी सांसदों का समर्थन जुटा लिया है। और ये जो 60 विपक्षी सांसदों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और तमाम अलग अलग सांसद जो हैं दूसरी पार्टियों के, वो भी शामिल हैं। सभापति को दिए गए इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस में उन्होंने आरोप लगाया कि
किरण रिजिजू ने बुधवार को विपक्षी सांसदों का भारी अपमान किया है। अब आप संसद की जरा स्थिति समझिए। संसद में सिर्फ एक दूसरे की मुखालफत हो रही है, विरोध जाहिर किया जा रहा है, लेकिन संसद के जो असल में कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रोसेस होनी चाहिए आम जनता के हित में, उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। लगातार हंगामे की भेंट। देखिए, आपको बता दें, ये बहुत बड़ी बात है मोनिका कि आप आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हो और आपको शीतकालीन सत्र में कितने बड़े बड़े निर्णय लेने चाहिए थे, क्योंकि हम ये लगातार बार बार इसलिए कह रहे हैं कि संसद का ये सत्र विशेष सत्र होते हैं, यानी कि किस तरीके से इन सत्रों के दौरान कानून बनते हैं और जनता की तमाम समस्याओं पर विचार होना चाहिए। एक अलग जो उनके विकास के लिए उन योजनाओं पर बात बननी चाहिए, बजाय इसके कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में ही माथा फोड़ी करे या माथा पच्ची करता नजर आए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से ये सत्र चलता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और विपक्ष को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जनता की आवाज हैं, अपनी आवाज को नहीं समझिए। ये जनता की आवाज को समझकर आप सदन के भीतर उठाइए, लेकिन ना तो सत्ता पक्ष समझने को तैयार है और ना ही विपक्ष। हालांकि किरण रिजिजू का जिक्र किया जा रहा है तो आपको बता देते हैं, लोकसभा में कांग्रेस के जो साफ तौर पर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश कर दिया है। नोटिस पर विपक्षी दलों के 60 नेताओं के हस्ताक्षर हैं। घोष ने संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से कहा कि रिजिजू ने संसद के अंदर और बाहर विपक्षी सदस्यों का अपमान किया है, व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा, कल मोनिका देखा भी होगा आपने परसों भी, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में और तृणमूल के सांसद में किस तरीके से बहस हो गई थी। उन्होंने भी कहा कि भाई आप है ना निजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और टीएमसी के सांसद ने कहा कि देखिए आप तो महाराजा हैं, इसलिए आप किसी की सुनते नहीं हैं। तो तमाम उनकी माताश्री का भी जिक्र किया गया। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी भड़क गए। तो देखिए, ये जो बहस है बहुत दोयम दर्जे की बहस है। इन बहस से आप लोगों को यानी तमाम सांसदों को ऊपर उठना चाहिए, लेकिन समझ में कब आएगा? जब सत्र निकल जाएगा या फिर अगले सत्र में वही तमाम चीजें सामने आएंगी, यानी कि ढाक के 3 पद पूरा मामला यही नजर आएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कल दिन भर की अगर हम देखें तो बड़ी खबरों से रही। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है कल, या फिर यूँ कहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है, नोटिस जिस तरह से दिया है कि धर्म स्थलों से जुड़ा कोई नया मुकदमा नहीं, पहले से चल रहे केस में भी आदेश पर रोक है। देखिए, ये कुछ वक्त के लिए ये रोक जो है वो लगाई गई है। तो तमाम अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। अमर उजाला में, दैनिक भास्कर में भी इसको जगह मिली है। स्क्रीन पर भी आप एक हेडलाइन देख रहे हैं और एक अखबार मेरे हाथ में भी है, अमर उजाला, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। तो देखिए, कल अगर हम देखें, ये मामला कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ भी कहने से पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। शीर्ष कोर्ट का अहम फैसला आया है और इसके तहत काफ़ी कुछ कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश भर के धर्म स्थलों या तीर्थ स्थलों के संबंध में किसी अदालत में कोई नया मुकदमा फिलहाल दर्ज नहीं किया जाएगा। अदालत में जो मामले पहले से चल रहे हैं उनमें भी सर्वेक्षण या अन्य कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। दरअसल ये हुआ क्यों? 1991 का जो कानून है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से उनका पक्ष मांगा है। 4 महीने का वक्त उन्हें दिया गया है, 4 महीने के अंदर उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। इस बीच जो है ये कह दिया गया है कि कोई भी नया मुकदमा जो है वो दायर नहीं होगा और जो पहले से भी केस चल रहे हैं उनमें कोई आदेश ना सुनाया जाए, सर्वे की भी कोई भी बात जो है बीच में ना जाए। मुकदमे दायर तो कर सकते हैं पर पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार का पक्ष जानना काफी जरूरी हो जाता है। इस बीच ये बता दें कि उपासना स्थल कानून के लागू होने के बावजूद देश भर में प्रसिद्ध मस्जिद और दरगाह समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए तकरीबन 18 मुकदमे दायर किए गए हैं। हिंदू पक्ष ने इन मुकदमों के जरिए दावा किया है कि मस्जिदों दरगाहों का निर्माण किसी न किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया है। ऐसी याचिका पर वाराणसी के सिविल जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश भी सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर दिया था, जिसके बाद दंगे भड़क गए हैं। अब ये जो कानून है इसके बारे में जरा समझिए। 1991 का ये एक्ट है जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में आया था। बाकायदा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था। इसे लागू किया गया और इसका मकसद ये था कि कोई भी धार्मिक जगह यानी कि कोई भी मंदिर या मस्जिद, कोई भी धार्मिक स्थल जो कि 1947 में
के समय अगर वो बना हुआ है तो बाद में उसकी रूपरेखा चेंज नहीं की जा सकती। हालांकि ये एक्सेप्शनल केस रहा राम मंदिर के मामले में। राम मंदिर में बाकायदा संसद में चूंकि बहुत ज़्यादा हंगामा पहले से हो रहा था, इसलिए राम मंदिर को इससे अलग रखा गया था। लेकिन जो बाकी तमाम मंदिर मस्जिद है वो इसके दायरे में आने चाहिए। इसी बात का विरोध जो है वो हिंदू पक्ष कर रहा है और उनका कहना है कि इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। अगर हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है तो उसे वापस हिंदू मंदिर बनाना चाहिए। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि चूंकि संविधान में इस कानून का जिक्र हो चुका है, ऐसे में इस कानून को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस कानून के दायरे में जो तमाम मंदिर मस्जिद आते हैं उनकी भी सुरक्षा करना ये जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की भी और कानून की भी। और देखिए, ये मामला मोनिका तब से ज़्यादा गरमाया जब ज्ञानवापी का मामला सामने आया और किस तरीके से इसी मामले में यानी कि वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था। हालांकि आपको ये बता दें कि मंदिर मस्जिद विवाद पर जो नए केस या कोई आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अच्छा, इसके जो असर है वो असर क्या हो सकते हैं, ज़रा समझिए। ये दो असर जो बड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला है भोजशाला, ज्ञानवापी, संभल, श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामलों पर सुनवाई तो चलती रहेगी, लेकिन अंतिम आदेश जारी नहीं होगा। सुनवाई करिए लेकिन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा जो बताया जा रहा है मामला, केंद्र सरकार जब तक अपना जवाब दायर नहीं कर देती तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई सुनवाई शुरू नहीं करेगा। तो ये दो असर जो हैं बड़े पड़ सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जब तक अनुमति न दे तब तक लंबित मामलों में एएसआई सर्वे पर भी रोक है, यानी कि जब तक आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक किस तरह के कोई सर्वे भी नहीं किए जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को ये बड़ा फैसला दिया। देखिए, आपने देखा होगा मोनिका, संभल का मामला भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर निचली अदालत ने फैसला दिया सर्वे को लेकर, और उसके बाद का जो माहौल था गर्माता हुआ वो हम सब ने देखा। यही एक बड़ी बात है कि अब आगे सर्वे पर फिलहाल तो रोक लग जाएगी, लेकिन जो मामले हैं उन पर सुनवाई निरंतर चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं फडणवीस और मंत्रियों की सूची जो है वो बाकायदा तैयार है और कल हो सकता है कैबिनेट का विस्तार भी। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। देखिए, जाहिर है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन है, मंत्री और उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। अब मंत्रिमंडल बंटवारे का जो फॉर्मूला है उस पर बात हो रही है, तय तो हो चुका है, अब विस्तार हो जाएगा। अमर उजाला में इस खबर को जगह मिली है, नवभारत टाइम्स में इसे छापा गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया और जल्द ही आपको इसकी विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित तिथि 14 दिसंबर को बता दिया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री शिंदे की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की लिस्ट तैयार है, लेकिन शिंदे की लिस्ट में कुछ नामों को लेकर बीजेपी को ऐतराज है। विभाग बंटवारे को लेकर भी तीनों के बीच मतभेद है, जिसे दूर करने के लिए कल रात बैठक हुई और आज मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। तो फॉर्मूला लगभग तय बताया जा रहा है, कुछ पेच फंसे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि कल विस्तार हो सकता है। देखिए, बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि हमने कहा था पहले भी कि लगभग 10 से 11 दिन के बाद तो सीएम के चेहरे का नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद पेच वही नहीं फंसा था, पेच वो भी फंसा था कि जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जो बड़े बड़े विभाग हैं, वो किसके हाथों में जाएंगे। जैसे शिंदे ने ये कहा था, जो दबी जबान में सामने आया था, कहीं ना कहीं वो गृह मंत्रालय जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन आपको याद होगा, बीजेपी जब भी किसी भी राज्य में सरकार बनाती है तो गृह मंत्रालय वो अपने पास ही रखती है, ये मेक श्योर है। हालांकि आपको बता दें, पीएम मोदी से फडणवीस मिले, मंत्रियों की सूची तैयार है, कल कैबिनेट का विस्तार संभव है। अमित शाह और नड्डा से भी मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई है। महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने के लिए पीएम के मार्गदर्शन की जरूरत है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो फिलहाल जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला भी आपको याद होगा किस तरीके से किसी को 10, किसी को 15, किसी को 30, इस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में भाजपा के संभावित मंत्रियों के नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं और अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर फडणवीस ने बृहस्पतिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उनके मार्गदर्शन में राज्य को विकास के अगले स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली। हालांकि अब देखना ये बहुत लाजमी हो जाएगा
कि क्या इस पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना हुआ है या फिर विभागों का जो बंटवारा हो रहा है उस पर सभी की सहमति बनेगी। हालांकि ये बीजेपी की पार्टी की खूबसूरती है कि जो दिक्कतें होती हैं वो अंदर खाने ही होती हैं, पटल पर बहुत मुश्किल से आती हैं। तो फिलहाल तमाम चीज़ सॉर्ट कर ली गई हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। देखिए एक बार फिर आपको बता दें, कहा कि डर के साए में जी रहा है परिवार। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात किया और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर दिया। राहुल ने दावा किया कि पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है, उनके साथ क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार हो रहा है। बीजेपी सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। तो फिलहाल हाथरस का मामला जिसमें अब राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी बाकायदा मिलने गए हैं, उनसे मुलाकात कर उनकी आप बीती जाने की कोशिश की गई है। तो देखिए स्क्रीन पर भी आप अखबार की कटिंग देख रहे हैं और एक अखबार भी हाथ में। हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे राहुल का डर के साए में जी रहा है परिवार। अब नेता विपक्ष हैं और पूरे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से हाथरस पहुंचे हैं। देखिए 4 साल पहले सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे। तकरीबन 40 मिनट परिवार के साथ बिताए हैं राहुल गांधी ने। इसके बाद एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि बिटिया के परिजनों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, वो डर के साए में रह रहे हैं। ये घटना भाजपा के दलितों पर अत्याचार की सच्चाई है। बिटिया के पिता ने 2 जुलाई को राहुल गांधी को 3 पेज का पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो और उनका परिवार 4 साल से घर में रहकर जेल जैसी जिंदगी काट रहा है। सरकार ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और घर देने का वादा किया था, लेकिन ये पूरा नहीं किया है। ये भी आपको बता दें कि 14 सितंबर की घटना है 2020 की। हाथरस के चंदपा गांव में अनुसूचित जाति की युवती के सामूहिक दुष्कर्म का केस सामने आया था। तब देश भर के में सुर्खियां बटोरने वाले इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। दुष्कर्म का शिकार पीड़िता की 14 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। दिल्ली के सफदरजंग में मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने इस मामले में एसपी, सीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जांच के बाद विशेष अदालत ने इस मामले में मार्च 2023 में 3 अभियुक्तों को बरी करते हुए एक आरोपी को दोषी मान उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और इस बीच देखिए जो भाई है, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा टचिंग होती है दीपिका कुछ केस में। इसमें जो भाई है उसने अभी तक बहन की अस्थियां विसर्जित नहीं की है। उन्होंने कहा कि पूर्ण न्याय मिलने तक वो बहन की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी उनकी बहन को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला है। 3 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। गाँव में हम लोग हर समय संगीनों के साए में रह रहे हैं। कैमरों के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। और अगर पिता का जिक्र करें तो पिता ने घटना का जिक्र करते कहा कि बहुत भयानक थी, मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई थी। 29 सितंबर को उसकी मौत हुई थी। शासन प्रशासन ने मेरे परिवार की अनुमति के बिना शव को रात के अंधेरे में 2:30 बजे केरोसिन डालकर जला दिया था। आज तक मुझे मेरे परिवार को ये तक नहीं पता कि बॉडी किसकी जला दी गई थी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय लखनऊ ने 26 जुलाई 2022 को नौकरी और घर देने का वादा किया था, आदेश भी पारित किया था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने इस आदेश का पालन नहीं किया। देखिए मोनिका, तभी हम बार बार यही कहते हैं। हालांकि देखिए अब राहुल गांधी वाकई में बहुत एक्टिव मोड में है, जो कि लाजमी भी है। नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी का इतना एक्टिव होना लाजमी और ज़रूरी भी है। और देखिए हम हमेशा यही कहते हैं, विपक्ष सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं होता, विपक्ष जनता की आवाज़ होता है और विपक्ष को अपनी इस ताकत को बखूबी समझना चाहिए। और देखिए कोशिश राहुल गांधी की भी यही होनी चाहिए, यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला है, तो कोशिश करिए कि न्याय मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हर महीने 1000 रुपए की योजना लॉन्च की गई है। जी हाँ, आपको बता दें 2 महीने के भीतर अब विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की पथ पर है केजरीवाल। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी आम आदमी पार्टी। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर खबर का जिक्र है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली योजना लॉन्च कर दी। आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट नोट के अनुसार दिल्ली की लगभग 38 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। उन्हें हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए ये बहुत बढ़िया, यानी कि हम कह सकते हैं त्रुप का पत्ता तो लगातार
महिलाओं को लेकर चला जाता है। महिलाओं को हम कहते हैं मोनिका टारगेट, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो बखूबी करती है। आपको याद होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले भी एक बड़ी सुविधा महिलाओं को दे रखी है, जिसमें जो बस के जरिए वो कहीं भी यात्रा फ्री में कर सकती हैं। और फिलहाल देखिए ये यहाँ पर साफ तौर पर केजरीवाल की ओर से कहा गया कि देखिए ये योजना अभी से लागू है, हालांकि चूंकि चुनाव है तो हम इसके पैसे जो है आपके खाते में नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो 2100 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आज या कल से शुरू हो जाएगी, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। तो फिलहाल 2 महीने के भीतर होने हैं चुनाव, अब दिल्ली की बारी है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी आम आदमी पार्टी। तो महिला वोटर जरूरी क्यों हैं? हम लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिला वोटर जरूरी क्यों है। देखिए आपको पता है दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव में 62.82% यानी कि 2015 में 67.47 वोट पड़े थे। अब 62.55% महिलाओं ने वोट डाला, जो 2015 से कम थे। बीते लोकसभा चुनाव का हम जिक्र करते हैं तो 58.29% महिलाओं ने वोट डाले। इस बार 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं और जो पिछले विधानसभा चुनाव से लगभग 1.75 लाख अधिक है। अब इन्हें पोलिंग बूथ तक लाना जरूरी है और यही बड़ी बात है। पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की यही है कि महिलाओं को बतौर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए। हालांकि खुलेआम तो कोई कहता नहीं, लेकिन दबी जवा में जो मकसद होता है वो यही तो होता है। निश्चित तौर पे देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस का पहला कदम गंभीर है, मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। अमर उजाला ने खबर को इंपॉर्टेंस दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। देखिए आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पुराने और दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को उतारा। जी हां, शीला दीक्षित इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। पटपड़गंज सीट से चौधरी अनिल कुमार मैदान में होंगे, जहां से आपके अवध ओझा प्रत्याशी बनाए गए हैं। पिछले दिनों मीनाक्षी नटराजन की अध्यक्षता वाली प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में किस नामों की सूची तैयार की गई थी। कल शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में CWC की बैठक में इस सूची को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल, देखिए इसमें नाम भी दिए गए हैं। बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पचपड़गंज से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, आदर्श शास्त्री को द्वारका से फिर उम्मीदवार बनाया गया है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी से आए विधायक अब्दुल रहमान को सीलमपुर से टिकट दे दिया गया है। चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल, डूसू के अध्यक्ष रही रागिनी नायक को वजीरपुर से उम्मीदवार बनाया गया। रोहित चौधरी को नागलोई से, नरेला सामान्य क्षेत्र से अरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल के पौत्र शिवांग सिंघल को आदर्श नगर, पूर्व विधायक जयकिशन फिर सुल्तानपुर माजरा, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज सदर बाजार से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे करके पूरी जो 21 नामों की सूची है वो जारी कर दी गई। लेकिन देखिए दिल्ली का जो चुनाव है काफी अहम है। इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन नहीं है, ये भी अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। तो मुख्य तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला, हालांकि और भी पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। कांग्रेस के सामने चैलेंज है अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना। बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी पर हावी। आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है काफी वक्त से, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का दौर है। कांग्रेस को ये देखना है कि जो इतने वक्त से वो सत्ता से दूर है, किस तरह से उन्हें वापस सत्ता में लौटना है और किस तरह से अपने वोट बैंक को फिर से जुटाना है, ये बड़ा चैलेंज है। हालांकि यात्रा लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, जो पिछले काफी वक्त से हम ट्रेंड देख रहे हैं दीपिका, कि यात्रा निकालो, लोगों से संवाद करो, लोगों तक पहुंचो, विजन बताओ। समझ में आ गया है, हम कह सकते हैं मोनिका, कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में आ गया है कि आप ट्विटर की राजनीति नहीं कर सकते, आप फेसबुक की राजनीति नहीं कर सकते। जनता की बात करना है तो जनता के बीच में आना पड़ेगा। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले का आपने जिक्र किया तो साफ तौर पर बता दें आपको, जैसा आप भी बोल रही थी कि वाकई में बहुत लंबा अरसा हो गया, शीला दीक्षित के बाद भी कोई दमदार चेहरा, दमदार नेता कांग्रेस के पास दिल्ली के लिए नहीं है। अब यही बड़ी वजह है, देखना ये होगा कि संदीप दीक्षित को जो अब एक बार फिर से दांव खेला गया है वो कितना कारगर साबित हो पाते हैं या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिलोकपुरी का जिक्र हम कर ही रहे थे, जिसमें आपको बता रहे हैं कि देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आतंकी फंडिंग का जिक्र किया जाएगा तो आतंकी फंडिंग में 8 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल इसमें बवाल लगातार बना हुआ है।
आतंकी फंडिंग का आप देख रहे हैं, 8 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और झांसी में इसे लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। देखिए, एनआईए काफी सक्रिय नजर आ रही है, इनपुट्स मिले हैं और इसी के मद्देनजर ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने जैश ए मोहम्मद आतंकी साजिश मामले में कल देश के 8 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी की है। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में कई स्थानों पर यह छापेमारी की गई है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। तलाशी जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध शेख सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उर्फ अयूबी के करीबियों के ठिकानों पर की गई है। बता दें कि अयूबी को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे अक्टूबर 2024 में जैश से जुड़ी प्रचार सामग्री का प्रसार करने और आतंकी संगठन से प्रेरित होकर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और संगठन में भर्ती करने के आरोप में पकड़ा गया। इस बीच यूपी के झांसी में एनआईए टीम मुफ्ती खालिद के घर रेड के लिए पहुंची थी। इस बीच ग्रामीणों ने एजेंसी टीम को रोकने की कोशिश की। देखिए, इस खबर को यहाँ जगह दी गई है, आपको बता देते हैं। एनआईए का छापा है। मुफ्ती खालिद ने दीनी तालीम के जरिए विदेशों से मोटी रकम को जुटाया। झांसी के मदरसा शिक्षक के ट्यूबवेल चैनल पर बनाए गए 3,500 फ्लो हुआ। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, लगातार मुफ्ती खालिद को ले जाने से एनआईए की टीम को भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। हालांकि ये पहले भी आरोप जो हैं वो लग चुके हैं कि आप जो शिक्षा का क्षेत्र चला रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम जो विदेशों में पढ़ाई आप जिससे करवाते हैं, तमाम जो आपके स्टूडेंट्स विदेशों में, लेकिन आप पर कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का बड़ा आरोप लगा। हालांकि स्थितियां हम आपको लगातार दिखाए थे कि स्थितियां किस तरीके से ख़राब होती गई थी झांसी में। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार जो टीम है उसको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नवभारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अपने सत्यापन अभियान के दूसरे दिन कल 32 लोगों के दस्तावेज इकट्ठे किए। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लोग पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, ये खबर जाहिर सी बात है कि चुनाव चूंकि नज़दीक है, अब यह खबर उठना लाजमी है। पुलिस उपायुक्त शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया कि राजधानी में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंकुश लगाने पर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल देखिए, खबर को जगह भी दी जा रही है और ये बता रहे हैं बृहस्पतिवार को न्यू सीमापुरी की 44 झुग्गियों में इसको व्यापक अभियान चलाया गया। चलिए जाते जाते मोनिका एक संक्षेप में हम खबर जरूर बता दें, चूंकि ये भारत के लिहाज से वाकई में बहुत बड़ी खबर है। चूंकि वक्त ब्रेक का हो गया है, इसलिए बता देते हैं। शतरंज में नया आनंद, जी हाँ, गुकेश सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। मोहरों में सबसे बड़ा खिलाड़ी है 18 साल के मुकेश ने किस तरीके से पहली बार विश्वनाथ चैंपियनशिप, जब कह सकते हैं विश्वनाथ 31 उम्र में चैंपियन बने थे, इसके बाद गुकेश जो है वो चैंपियन बने। देखिए, ये खबर जो है वाकई में हम कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर है। इस लिहाज से इस खबर को देखना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये खबर हमें गौरवान्वित करती है। और देखिए, ये फेस देखिए, यहाँ पे गुकेश किस तरीके से अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पाए, उनके जो आंसू है मोनिका वो झलक पड़ी। बिल्कुल, तो और इस अच्छी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।